Okay, so once again, good evening to everyone and welcome to the कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स। अभी हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का पार्ट हमने शुरू कर रखा है। और इन्वेस्टमेंट के पार्ट के ऊपर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रेगुलेटरीज। मार्केट के अंदर रेगुलेटरीज कौन कौन से होते हैं। अभी तक प्रीवियस क्लासेस में हमने एसआईपी के बारे में सीखा, एसआईपी कैसे की जाती है, ठीक है। और उसमें से आज सोनिया जी ने एसआईपी इनिशिएट किया है, विच इज वेरी गुड। ठीक है, बहुत अच्छा है। सोनिया जी ने भले ही 2,000 रुपए की एसआईपी की है, ठीक है, लेकिन वो क्या होता है ना कि करने को ज्यादा की भी कर सकते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आता अपने पैसे को लेके ना, जब तक आप करके नहीं देखोगे। जब आप 2,000 रुपये नहीं लगाओगे ना, आपके अंदर कभी भी 20,000 लगाने के गट्स भी नहीं आएंगे, ना 2 लाख रुपए लगाने के गट्स आएंगे। गट्स हमेशा छोटे अमाउंट से ही आते हैं, क्योंकि फियर फैक्टर हमेशा बना रहता है कि यार कहीं लूज ना हो जाए, कहीं पैसा चला ना जाए। तो वो सारी चीजें हैं, ठीक है। तो नाउ विल सी कि हमने रेगुलेटरीज क्या होती हैं। ठीक है, एक बार थोड़ा सा शायद नेट स्लो है, बाकी होपफुली मेरी आवाज़ ठीक आ रही है। क्या सब लोगों को क्लियर है? यस सर। क्लियर है सर। ओके। कोई अभी भी ऐसा सज्जन तो नहीं है जो एकदम नया आया हो आज की क्लास में, एकदम फ्रेश? ओके, चलो एनीवेज। तो लास्ट जो हमारी प्रीवियस क्लासेस रही हैं, इन्वेस्टमेंट वाले पार्ट पे हमने फोकस किया। ट्रेडिंग वाले पार्ट पे हमने कल बातचीत की थी, बाय एट लो एंड सेल एट हाई। तो अभी हम जिस सेगमेंट के बारे में बात कर रहे हैं वो शेयर मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं। शेयर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, एयरटेल से कैसे पैसा बन सकता है, रिलायंस से कैसा पैसा बन सकता है, एचडीएफसी से कैसे पैसा बन सकता है। लेकिन एज प्रेजेंट जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि जो बैक एंड के अंदर पूरा जो ये सिस्टम चलता है स्टॉक मार्केट का, उसके अंदर कौन कौन सी अथॉरिटीज होती हैं, ठीक है। जैसे कल मेरे से सेम क्वेश्चन था कि ये जो ऐप हैं, जो हम जिन apps के ऊपर अपने अकाउंट बना रहे हैं, अकाउंट ओपन कर रहे हैं, सो ये लीगल है, ये सही है, नहीं है, वो सारी चीजें। तो ये सब गवर्नमेंट के अंडर है। अब इसमें रेगुलेटर्स में इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल रेगुलेटर्स इन इंडिया, ठीक है। अब ये जो रेगुलेटर्स हैं, इनका अलग अलग टास्क है, जो ये अलग अलग काम करते हैं इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन मार्केट को मेक श्योर करने के लिए। जैसे कि सेबी है, ठीक है, सेबी के बारे में सबने सुना होगा। सेबी जो है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, ठीक है। इट मींस कि जो शेयर मार्केट के अंदर कुछ भी, मतलब इट इज काइंड ऑफ अंपायर, ठीक है। जो भी रेगुलेटर्स होते हैं, जैसे क्रिकेट के मैच के अंदर एक अंपायर की भूमिका होती है कि आउट है तो आउट देना है, सिक्स है तो सिक्स देना है। सो रेगुलेटर्स वही काम करते हैं कि जो मार्केट के अंदर ट्रेडिंग हो रहा है या इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो सारी जो चीजें हैं वो प्राइवेट फर्म से लिंक हैं। जो ब्रोकर होता है, ब्रोकर इज द प्राइवेट फर्म, कोई गवर्नमेंट फर्म नहीं है। लेकिन ये सारे जो रेगुलेटर्स हैं, ये गवर्नमेंट फर्म हैं जो इंटरफेयर करती हैं इन बिटवीन दी कस्टमर, क्लाइंट और कंपनीज, ठीक है। तो कंपनीज यहाँ पे जो रजिस्टर्ड हैं रेगुलेटरीज के साथ, वो तो बेचिंत रहो आप कि आपका पैसा चाहे आप 50 करोड़ रुपया भी डाल दोगे तो वो भी सुनिश्चित है कि वो सही प्लेटफॉर्म पे है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या काम करता है? सेबी देखता है स्टॉक मार्केट के सारे लेन देन को, आरबीआई देखता है बैंकिंग सेक्टर को, ठीक है। जो अभी हम जब करेंसी ट्रेडिंग पढ़ेंगे तो करेंसी ट्रेडिंग में आएगा जो सेंट्रल बैंक होते हैं वो कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक होता है इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है, दैट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। IRDAI इंश्योरेंस के सेक्टर में, जब इंश्योरेंस आप कराते हैं, ठीक है, प्राइवेट कंपनियों से ही इंश्योरेंस लेते हो, चाहे वो टर्म प्लान है या कोई दूसरा प्लान है, वो सारे हर तरीके के प्लान हम प्राइवेट उससे ही लेते हैं। तो वो जो सारा इंश्योरेंस सेक्टर को जो देखता है वो इंडिया की एक फर्म है, IRDAI, ठीक है। ये एक रेगुलेटर है। अगर कभी भी इन फ्यूचर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई शेयर से कुछ भी XYZ कोई प्रॉब्लम होता है, यू कैन कंप्लेन टू सेबी।
बैंकिंग सेक्टर में कोई प्रॉब्लम होती है, यू कैन कंप्लेन टू आरबीआई। इंश्योरेंस सेक्टर में कोई प्रॉब्लम होती है, यू कैन कंप्लेन टू आरडीआई। देन पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो पेंशन फंड होते हैं, तो वो सारे के सारे पेंशन आती है जिन लोगों की, वो इस डिपार्टमेंट के पास है। देन कॉरपोरेट अफेयर्स, ठीक है, जो दूसरी कंपनीज हैं जो कॉरपोरेट हैं, तो वो उसमें कोई धांधली होती है, सो विल सी कि सेबी का काम क्या है, रेगुलेटर ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया, स्टॉक मार्केट के अंदर अंपायर है। और प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, जो अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपका जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करता है। प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट, रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंजेस, ब्रोकर, डिपॉजिटरीज एंड म्यूचुअल फंड। आपका जो ये पैसा म्यूचुअल फंड में डला, डिपॉजिटरीज कौन होते हैं ये हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। ब्रोकर, ब्रोकर जो होते हैं जैसे ग्रो ऐप है, जीरोदा है, मोतीलाल ओसवाल है, एंजल है, धन है। ठीक है, तो धन जो है, धन भी रजिस्टर्ड है थ्रू व्हाट, सेबी की देखरेख में ही काम करता है। जब धन पे आपने पैसा डाला है ना, तो गवर्नमेंट को पता है भाई आप यहाँ पे पैसा डिपॉजिट कर रहे हो। ठीक है। देन एग्जाम्पल ऑफ रेगुलेशंस, इनसाइडर ट्रेडिंग, प्रोहिबिटेशन। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसी ने वो देखा है स्कैम 1992 मूवी देखी होगी, नहीं देखी है तो जाके एक बार एंटरटेनमेंट के लिए ये मूवी ना आप लोग देखना, और मैं दो चार मूवीज देखूं बताऊंगा आप लोगों को, वीकेंड पे वो मूवीज देखना। ठीक है। तो एक मूवी आई थी, अब से इसको काफी टाइम हो गया, 7-8 साल हो गए, 8-9 साल। और अभी ना ये किसी तो प्लेटफॉर्म पे, सोनी पे पता नहीं कहाँ पे, फ्री ऑफ कॉस्ट आने वाली है, मतलब इसके लिए कुछ वो सब्सक्रिप्शन विब्सक्रिप्शन नहीं देना पड़ेगा, और लिमिटेड टाइम के लिए है। तो ये अरशद मेहता हुए हैं। ठीक है, ये तो उनका वो है, बट मैं आपको दिखा देता हूँ। अरशद मेहता, ये एक स्टॉक मार्केट के बहुत बड़े ट्रेडर हुए हैं। और ये कौन से वाले ट्रेडर थे, ये इनसाइडर ट्रेडर थे। बाद में जो इनके ऊपर एलिगेशन लगे, ये तो बोलते थे कि मैं कोई इनसाइडर ट्रेडर नहीं हूँ। अब इनसाइडर ट्रेडर करते क्या है, सब जब मैं आपको बताऊं, जब अरशद मेहता ने इनसाइडर ट्रेडिंग की थी, इनसाइड ट्रेडिंग की थी, तब तो सेबी था ही नहीं। जब ये इतना बड़ा स्कैम हो चुका था ना, तब क्या हुआ था कि तब सेबी आया था। अब इनसाइड ट्रेडिंग में क्या होता है कि जैसे कोई क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है, मैंने कल डिस्कशन किया था जब हमने आईपीओ की बात की थी, कि कोई भी कंपनी कब ग्रो करती है, कब बड़ा बन जाती है, जब वो शो करती है कि भैया हमारे जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमारी बहुत अच्छी जा रही है। ठीक है, तो वहीं पे ग्रो करता है। तो इनसाइड वो जो रिजल्ट होते हैं, ठीक है, वो रिजल्ट पब्लिकली किसी को भी डिक्लेयर नहीं किए जाते थे। ठीक है, तो वो इनसाइड मतलब कुछ ना कुछ अंदर तिगड़म करता था, और ऐसे जुगाड़ लगा के कि उसे पता होता था कि भैया ये वाला स्टॉक जो है वो ऊपर जाने वाला है। ठीक है, तो वो वहां पे पैसे डाल के वहां से पैसे बनाता था। या फिर प्रमोटर होते थे, प्रमोटर्स में क्या होता था इनसाइड ट्रेडिंग के अंदर, कि जैसे वो क्या कर, आप उसको मूवी को देखोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होगा जो जो बातें मैं बता रहा हूँ। तो वो क्या करता था कि जैसे लोग उससे पूछते थे, अरे अरशद भाई बताओ ना कौन सा शेयर खरीदें। ठीक है, तो पंप एंड डंप करते थे, मतलब शेयर में लोगों को बता देते थे, अच्छा अरे जा तू एचडीएफसी खरीद लेना। ठीक है, तो वो एचडीएफसी बहुत ऊपर चला जा गया। ठीक है, तो फिर वहां से वो वहां पे जाके प्रॉफिट बुक करते थे। लेकिन पब्लिक को इन्होंने कुछ वो नहीं किया, लेकिन कंपनीज के साथ ऐसा है कि कंपनीज के साथ किया है इनसाइड ट्रेडिंग। तो उसके बाद फिर ये सेबी का गठन हुआ था कि भैया ये सब चीजों पे कोई ऐसी अथॉरिटी हो जो इस पे लुक आउट करे, लगाम लगाए, और इनसाइड के अंदर ये सब चीजें नहीं हों। उसके बाद भी बहुत सारे लोगों ने बहुत तरीके के स्कैम के प्लान किए हैं। ठीक है, चीजें करने की कोशिश की हैं, बड़े बड़े फंड से मार्केट को उठाने और गिराने की कोशिश की है। क्योंकि मार्केट, स्टॉक मार्केट कैसा है, जो थ्रस्टी क्रो वाली हमने कहानी सुनी है सब लोगों ने, ये उसी की तरीके से है। आप इसमें कंकड़ डालते जाओगे पानी ऊपर आता जाएगा। सिमिलरली इसमें बाइंग करते जाओगे, प्राइस
ऊपर उठता जाएगा, महंगे महंगा 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 होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे, बाइंग कराते थे, या पता होता था इनको कहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने और बहुत तरीके के स्कैम होने की कोशिश की है जो सेबी ने एक्सपोज किए हैं। ठीक है, ओवरसाइट ऑफ आईपीओ प्रोसेस। ठीक है, पूरा आईपीओ का प्रोसेस भी इनके अंडर ही होता है, सेबी के अंडर। जैसे किसी कंपनी को, मान लो आप, हमने कल लास्ट क्लास में दौलत राम स्वीट का एग्जाम्पल लिया था। और दौलत राम स्वीट को यदि अपना आईपीओ लेके आना हो तो उसे अप्रोच करना पड़ेगा किसको? उसे अप्रोच करना पड़ेगा सेबी को। ठीक है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक एंड मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो भी जितना भी सेंट्रल एक्सचेंज होता है, ठीक है, जितना भी हमारी जैसे करेंसी है, और हमारी करेंसी से जैसे हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रल बैंक का काम क्या होता है कि जैसे बाहर से कहीं से तेल खरीदा है इंडिया ने। ठीक है, इंडिया ने तेल कहाँ से खरीदा है? सऊदी से। तो सऊदी उस पैसे को क्या करता है, उसमें थोड़ी ना लेता है। ठीक है, कि रुपीज आईएनआर में थोड़ी ना लेता है, लेट से वो डॉलर में ले रहा है, तो वो लेन देन उस तरीके से पूरा जो सेंट्रल बैंक है, जो सेंट्रल बैंक है, किसी भी कंट्री के साथ जो पैसा एक्सचेंज होता है वो सब का लुकआउट करते हैं। प्लस जितना भी बैंकिंग सिस्टम है वो सब, कितने नोट छपेंगे, वो सब, ये सारी पैसे की लेन देन की रिलेटेड चीजें पूरे का पूरा आरबीआई करता है। की फंक्शंस: फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट मॉनेटरी पॉलिसी, रेगुलेट बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंकों को मैनेज करता है, मैनेज फॉरेन एक्सचेंजेस रिजर्व्स एंड ओवरसीज फॉरेक्स मार्केट, जो पैसे का लेन देन होता है फॉरेक्स मार्केट में, वो सब को भी सेंट्रल बैंक ही देखता है। एंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपका जो पैसा आप बैंक में भी रख रखा है आपने, ठीक है, जैसे अब यस बैंक है, ठीक है, तो यस बैंक में, जब यस बैंक डूब गया तो बहुत सारे लोगों का पैसा सेविंग में भी पड़ा होगा ना, बैंक खातों में भी पैसा पड़ा होगा। तो वो पैसा क्या मिला, नहीं मिला, या फिर उनको कितना पैसा मिलना चाहिए, लेट से कि अब आप सब लोगों ने देखा होगा एसबीआई में क्यों भीड़ रहती है, एचडीएफसी बैंक में क्यों भीड़ लगी रहती है, कोटक में क्यों भीड़ लगी रहती है, ऐसे तो दुनिया भर के बैंक है। लेकिन लोग भी समझदार हैं, लोग भी ऐसा देखते हैं ना कि किस बैंक में प्रॉफिटेबिलिटी है और कहाँ पे ऐसा है कि मेरा पैसा नहीं मर सकता। क्योंकि बैंकिंग में भी एक रूल है कि अगर आपने जैसे क्योंकि गवर्नमेंट तो पूरी चॉइस दे रही है आपको। ठीक है, तो जब आप बैंक में पैसा डालते हो, सो आरबीआई इज नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर कंप्लीट फंड। ठीक है, वो कुछ परसेंटेज होता है आपके फंड का, इंश्योरेंस हो जाता है। जैसे अभी तो ये रूल है कि यदि आपका 5 लाख रुपए के आसपास अकाउंट में पड़ा है, ठीक है, तो 5 लाख रुपए, और बैंक अगर शट हो जाता है, बैंक क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, तो आरबीआई आपको एज अ इंश्योरेंस 1 लाख रुपया दिलाएगा। 10 लाख रुपए तक पड़ा है, 2 लाख रुपया दिलाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये सब चीजें इंश्योर होती हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, बट कोई घबराने की ऐसी बात नहीं है। बट अब जो बैंकिंग सिस्टम यूज करते हो, अच्छे बैंक यूज करो, एचडीएफसी, कोटक, आईसीआईसी, एक्सिस, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, ये सारे अच्छे हैं। ठीक है, चलो, नाउ आईआरडीआई, ठीक है, रेगुलेटर ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। ठीक है, प्रोटेक्ट पॉलिसी होल्डर्स इंटरेस्ट, जितनी भी पॉलिसीज होती हैं वो सब। प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर में ज़्यादा पॉलिसीज हों, लोग ज़्यादा पॉलिसीज कराएं, वो सब को प्रमोशन करते हैं। लाइसेंस एंड रेगुलेट इंश्योरेंस कंपनीज एंड इंटरमीडिएट, अब जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं जैसे आईसीआईसी भी अलग, आईसीआईसी के अंदर बहुत सारी चाइल्ड कंपनीज भी हैं। आईसीआईसी का प्रू करके आता है, आईसीआईसी प्रू, वो म्यूचुअल फंड की कंपनी है उनकी। तो वो जो रजिस्ट्रेशन है वो किसके थ्रू हुआ होगा? आईआरडीआई की। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनीज आर मेजर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन द स्टॉक मार्केट। अब यही जो पैसा है, जो इंश्योरेंस कंपनियां पैसा कलेक्ट करती हैं, पॉलिसीज बांटती हैं, और वही पैसा कहाँ पे जाता है? स्टॉक मार्केट में जाता है। तो स्टॉक मार्केट में इनको देखने के लिए सेबी बैठा है,
इंश्योरेंस सेक्टर में अब ये ऐसा भी नहीं हो सकता कि जैसे, अब आप जस्ट इमेजिन करो कि अगर आप कोई हेल्थ का वो ले रहे हो, प्लान ले रहे हो, ठीक है, अगर लेट से आपने कोई हेल्थ की पॉलिसी बाय किया है, अब हेल्थ की पॉलिसी में ऐसा तो नहीं होगा ना कि 100 लोगों ने पॉलिसी बाय किया है तो 100 के 100 लोग ही उस पे क्लेम करेंगे। शायद 100 के 100 लोग क्लेम नहीं करेंगे, कम लोग क्लेम करेंगे। तो वो सारी चीजों को भी मेक श्योर किया जाता है बाय दी दिस डिपार्टमेंट। ठीक है, मतलब कोई लूज कनेक्शन नहीं है। जैसे अगर मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि अपनी SIP स्टार्ट कीजिए और आप इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाइए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लॉन्ग टर्म में अपना पैसा डालिए। ठीक है, डेफिनेटली आपका पैसा ग्रो होगा। ठीक है, 10,000 रुपए की SIP भी यदि आप 10 से 20 साल चला लेते हो ना, मैं बहुत सारे लोगों को ना ट्रस्ट है कि LIC में पैसा डाल लेंगे जी, LIC की हमने या पॉलिसी करा रखी है। ठीक है, तो जिसको नॉलेज नहीं है उसके लिए मेरी समझ से बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन LIC से भी ज्यादा ग्रोथ, अगर वो उस पॉलिसी में आप उतना ग्रोथ ले रहे हो, उससे भी कहीं ज्यादा ग्रोथ आप खुद से जनरेट कर सकते हो, क्योंकि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ पे, पूरे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी प्रकार से। हर तरीके से गवर्नमेंट जो है आपको सपोर्ट करने को बैठी है। ठीक है, ये जो पेंशन होता है, रेगुलेटर ऑफ पेंशन फंड्स एंड द नेशनल पेंशन स्कीम्स, NPS, ठीक है, वो सबको जो ये देखता है दिस डिपार्टमेंट। ठीक है, प्रमोट ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी, रेगुलेट NPS एंड अदर पेंशन स्कीम्स, प्रोटेक्ट सब्सक्राइबर्स इंटरेस्ट, पेंशन फंड इन्वेस्ट इन इक्विटी एंड डेट मार्केट, प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल। NPS इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, इस पे जब मैं कभी पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक्स में डालूंगा, देन आई विल एक्सप्लेन अबाउट NPS कि NPS क्या है, इट इज वेरी डिफरेंट। ठीक है, चलो, MCA कॉरपोरेट, जितने भी ओवरसीज कॉरपोरेट ये सब चीजें हैं उनको, कहने का भाव क्या है, कहने का भाव ये है कि जब आप इंडियन मार्केट में किसी भी तरीके से किसी भी सिस्टम को यूज कर रहे हो, ठीक है, तो बेचिंत होके आप इसको यूज कीजिए, जितना मर्जी पैसा डालिए, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, किसी प्रकार से कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। गवर्नमेंट हर चीजों को देख रही है बैठ के। ठीक है, ये सब चीजें हैं। और ईच रेगुलेटर प्लेज अ स्पेशलाइजेशन रोल इन ओवरसीइंग, मतलब सेबी इज द मोस्ट डायरेक्ट रेगुलेटर फॉर स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेट। वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्टॉक मार्केट। तो सेबी जो है वो डायरेक्ट है। रेगुलेशंस क्रिएट अ स्ट्रक्चर इन्वायरमेंट दैट सपोर्ट्स मार्केट ग्रोथ एंड प्रोटेक्ट्स स्टेक होल्डर्स। बस कहानी हम यहाँ पे खत्म कर देते हैं कि पैसा सुरक्षित है, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है, आपको बनाना आना चाहिए। बस हमको ना, प्रॉब्लम क्या होता है, स्टॉक मार्केट में जो आप पैसा डालते हो ना वो हमेशा सेफ ही होता है। ठीक है, पैसा कहाँ पे डूबता है, बड़ा सीधा सा सिद्धांत है कि जब कोई एक बंदा पैसे बनाएगा तो कोई दूसरा उसको गंवाएगा। हमें इन क्लासेस के थ्रू क्या सीखना है कि किसी चीज को टाइमली कट ऑफ करना आना चाहिए हमें। ठीक है, लेट से आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, तो पैसे को लूज करने की लिमिटेशन सेट करना सीखते हैं हम लोग यहाँ पे, कि पैसा अगर मेरे को लूज करना है तो लेट से मेरे को 10,000 में से मैं सिर्फ 500 या 1,000 रुपये ही गवाऊंगा, मैं 9,000 रुपये के साथ वापस कम बैक कर लूंगा। फिर मैं 9,000 रुपये को किसी डिफरेंट एसेट में इन्वेस्ट करने की प्लानिंग करूंगा। या फिर मैंने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, तो मैं प्लान करूंगा कि जब मेरी प्रॉफिटेबिलिटी 1,000, 2,000 रुपये पे पहुंच जाए तो मैं उसमें से कुछ प्रॉफिट को बुक कर लूं, कुछ प्रॉफिट को चलाए रखूं। तो इस तरीके से ये सारी गेम है। मतलब कहने का क्या है कि स्टॉक मार्केट हो या करेंसी मार्केट हो, कोई सी भी मार्केट हो, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है पैसा बनाने में। सिर्फ वी नीड टू लर्न हाउ टू मैनेज लॉसेस, लॉस कैसे मैनेज करने हैं, बस उसी की सारी ये गेम है। दैट्स इट। क्योंकि दुनिया का कोई भी ट्रेडर, दुनिया का कोई भी इन्वेस्टर ये बात नहीं कह सकता कि भैया मैं जहां पे हाथ रख दूं वो सोना हो जाती है। नहीं, सबको लूज होता है, हमें भी लूज होता है।
लूज को लूज करने की कैपेबिलिटी डिसाइड करनी पड़ती है हमें, बस उसमें एक स्टेबिलिटी लेके आनी पड़ती है। यू आर लाइक, अगर ऐसा कर पाए तो आप अच्छे ट्रेडर और अच्छे इन्वेस्टर और अच्छा पैसा मार्केट से बनाने के लिए रेडी हो भाई, है ना। सो अब हम क्लास 3 की तरफ चलते हैं। नाउ विल अंडरस्टैंड कि हाउ एग्जैक्टली ट्रांजेक्शन, जो हम खरीदारी करते हैं, खरीदते हैं किसी शेयर को, बेचते हैं, तो ये एग्जैक्टली होता कैसे है। पुराने लोग जो हैं उनको पता होगा कि ये ट्रांजैक्शन होते कैसे हैं। ठीक है, इट इज सिमिलर टू, लाइक मैंने पहले भी ये एग्जांपल दिया है मंडी का, चलो अभी हम मॉल का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, सो मॉल इज द प्लेटफॉर्म जहां पे बायर और सेलर दोनों पहुंचते हैं। ठीक है, मॉल में लोग सामान खरीदने के लिए जाते हैं। ठीक है, और अब ये जरूरी नहीं होता कि सब लोग सामान खरीदेंगे। ठीक है, कुछ लोग इस उसमें भी जाते हैं कि देखेंगे कोई ऑफर चल रहा होगा तो खरीदेंगे, नहीं चल रहा होगा तो नहीं खरीदेंगे। अब मॉल की इनकम किस बात से है? मॉल कोई अपना सामान थोड़ी ना रख के बैठा है बेचने के लिए। ठीक है, मॉल पैसा बनाता है रेंट से, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म अवेलेबल करा रहा है जहां पे वो बायर और सेलर को आपस में मिलाता है। बायर और सेलर आपस में खरीदारी करते हैं। मॉल को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि दुकानदार लॉस में बेच रहा है, दुकानदार प्रॉफिट में बेच रहा है। मॉल को कोई लेना देना नहीं, मॉल ने अपना किराया लेना है, बायर और सेलर को आपस में मिला देना है। सिमिलरली ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। कल की डेट में जब भी हम किसी भी प्रकार की कोई भी खरीदारी करेंगे, खरीदेंगे या बेचेंगे, दुनिया के किसी किसी कोने में, यानी कि पूरे इंडिया की, क्योंकि अभी हम इंटरनेशनल मार्केट में नहीं गए हैं, हमारे टॉपिक्स इंटरनेशनल मार्केट की तरफ नहीं गए हैं, अभी हम इंडियन मार्केट में ही बैठे हैं। तो इंडिया के अलग अलग कोने में लोग बैठे हैं खरीद बेच करने के लिए। जब हम लोकल मार्केट में जाते हैं तो हम जिससे खरीदते हैं वो भी लोकल होता है, और जिस जो बेचता है जिसको, वो सब लोकल होता है। लेकिन यहाँ पे हमें कुछ नहीं पता यार, हम किससे, मैं लेट से मैं कोई शेयर खरीदना चाहता हूँ एयरटेल के। ठीक है, हमने एग्जांपल देखा था जीएसडब्ल्यू स्टील और जीएसडब्ल्यू अंबुजा सीमेंट का। लेट से आप कोई शेयर खरीदना चाहते हो, तो आप शेयर कब खरीद पाओगे? आप शेयर तभी खरीद पाओगे जब कोई सेलर अवेलेबल होगा। ट्रांजैक्शन किस प्रकार से होता है उस चीज को समझना, कि ट्रांजैक्शन तब होता है जब बायर और सेलर म्यूचुअली किसी प्राइस पे डिसाइड करते हैं कि यस, आई एम रेडी टू बाय एट दिस प्राइस, और सेलर भी राजी हो जाता है कि मैं खरीद ठीक हूं खरीदने के लिए। बार्गिन के केस कब होते हैं हमारी रियल लाइफ में? बार्गिन के केस हो जाते हैं जब हम अपनी मम्मी को लेके जाते हैं, मम्मी 1000 वाले के 250 कह देती है। ठीक है, 1000 की चीज है सीधा 250 पे ले आती है कि 250 दूंगी। मार्केट में भी सेम होता है। ठीक है, मार्केट में पेंडिंग ऑर्डर भी पहुंचते हैं। लोग ऐसे ऑर्डर भी लगाते हैं कि यदि प्राइस जो है जैसे 500 की चीज है तो ऑर्डर लगा दिया, कि लिमिट ऑर्डर लगा दिया कि भाई 400 पे आएगा तब खरीदूंगा। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन किसका हो रहा है? जब बायर और सेलर एक प्राइस पे एग्री करते हैं कि ठीक है मैं खरीद लूंगा। ठीक है, अब ये कैसे होता है कि बायर अपना ऑर्डर भेजता है कहाँ पे? ये मॉल है, जो स्टॉक एक्सचेंज होती है, दिस इज द मॉल। वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बायर और सेलर आपस में मिलेंगे। और ये स्टॉक एक्सचेंज दो हैं, एनएससी और बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में सीखा। जो लोग एकदम नए हैं, रिकॉर्डिंग सबको मिलेगी प्रीवियस वाली क्लासेस की भी। आप जाके वहाँ पे दो तीन जितनी क्लासेस निकली हैं उनको जाके देखोगे तो वहाँ पे ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, बायर बैठा है इंडिया के किसी कोने में, सेलर बैठा है दुनिया के किसी कोने में। अब उन्हें उस मॉल तक पहुंचना है जहां पे बायर और सेलर आपस में मिलेंगे। बट स्टॉक एक्सचेंज क्या कहता है कि यू कैन नॉट अप्रोच डायरेक्टली। आप डायरेक्टली यू कैन नॉट अप्रोच टू एक्सचेंज एनएससी और बीएससी। सो यू नीड समवन, मीडियम चाहिए आपको, बीच में कोई ब्रोकर चाहिए। जिस प्रकार से बहुत सारे लैंडलॉर्ड अपने मकान को किराए पे नहीं देते,
कहते हैं कि हमें चिक चिक नहीं चाहिए भाई, तू कोई ब्रोकर को लेके आ, हम उसको पकड़ेंगे। स्टॉक एक्सचेंज भी इट इज काइंड ऑफ सिमिलर। अब ये ब्रोकर कितने हैं बाद में एक्सप्लेन करेंगे। अब आपका ऑर्डर जब आप खरीदते हो, आपने बोला मैं एयरटेल ना यार 1,000 पे खरीदना, या 2,000 रुपये का जैसे प्राइस चल रहा है 2,000 पे खरीदना चाहता हूँ। कब खरीद पाओगे? तब खरीद पाओगे जब किसी कोई दुनिया के किसी कोने में बेचने वाला भी राजी हुआ है। ठीक है। तो बेचने वाले का ऑर्डर भी थ्रू ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज में पहुंच जाएगा, खरीदने वाले का भी ऑर्डर थ्रू ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज में पहुंच जाएगा। जब दो ऑर्डर पे प्राइस मैच हो जाएगा, और ये पूरा काम नैनो सेकेंड्स में होता है। दिस इज द वेरी फास्ट सिस्टम। ये बैक एंड में इस तरीके से होता है, ये नैनो सेकंड में होती है ये पूरी गेम, कि आपने ऑर्डर प्लेस किया। लेकिन इन द जो हम कल डिस्कशन कर रहे थे कि जो छोटे छोटे शेयर्स भी लोग खरीद के बैठ जाते हैं, दो दो तीन तीन रुपए के, ठीक है, और उनको लोग खरीदवा देते हैं, बोलते हैं भाई तुम इन ये वाले शेयर खरीद लो और ये अच्छे जाएंगे। उसमें टोटली जो इनसाइड ट्रेडिंग आज भी होती है, इनसाइड ट्रेडिंग कौन करते हैं? प्रमोटर्स करते हैं। ये जो आपको यूट्यूब पे लोग मिलते हैं ना, जो टेलीग्राम में लोग मिलते हैं जो बताते हैं कि भैया ये वाला शेयर खरीद लेना, बेसिकली दीज ऑल आर प्रमोटर्स। ठीक है। गवर्नमेंट क्या होता है ना, कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश कर ले, लेकिन स्कैम तो हर टाइम नया कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है। ठीक है। ये हर मार्केट सेगमेंट की बात है। तो ये स्कैम से बचने का जरिया क्या है कि हम खुद को उतना एजुकेट कर लें ये सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई फिल्टर नहीं है। मैं जितनी बातें आप लोगों को बताता हूँ सिखाता हूँ, ठीक है, वो मतलब ऐसी बातें हैं कि उससे हमें ना कोई फायदा है ना नुकसान है। ठीक है। बस हमें ये है कि एकदम क्रिस्टल क्लियर चीज़ें आप सब लोगों को बतानी है, सिखानी है, कि एटलीस्ट लाइफ टाइम आपको वो सब चीजें जो हैं वो यूज में आए। तो इस तरीके से ट्रांजैक्शन शेयर हो जाते हैं। क्या होता है अगले इसमें, ये जो सेलर होता है, सेलर ने शेयर बेचने हैं, तो यहाँ पे कुछ इंटर डिपोजिटरी होती हैं, डिपोजिटरीज होती हैं, या कुछ कुछ बीच में और डिपार्टमेंट हैं जो ये क्या काम करते हैं कि इस बंदे से डिजिटली शेयर लेके बायर तक पहुंचा देते हैं, और बायर से पैसे लेके सेलर तक पहुंचा देते हैं इसी अंदर पूरे सिस्टम के अंदर। और ये काम ये लोग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करते हैं, उसके लिए हमको ब्रोकरेज पे करना पड़ता है। ठीक है। वो ब्रोकरेज कितना होता है कि पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से होता है। जैसे मैं जब ट्रेडिंग के, मेरे को पता है ट्रेडिंग करता था, तो मेरे जो ट्रांजैक्शन होते थे पर ट्रेड के 70-80 रुपए के आसपास ट्रांजैक्शन होता था पर ट्रेड का। अभी जो ब्रोकर ट्रेड का जो ट्रांजैक्शन होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। ट्रांजैक्शन पोस्ट इन धन ब्रोकरेज, ठीक है। देखो ये क्या है, इसमें 20 रुपए है फ्लैट, फ्लैट 20 रुपए है। देखो हमने एटीएफ में सीखा ना, जीरो ब्रोकरेज फॉर इक्विटी डिलीवरी, ईटीएफ एंड आईपीओ। ये तीन चीजों में ना आपकी कोई ब्रोकरेज नहीं लगती है। जो आपने ईटीएफ खरीदा है दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। आप कोई शेयर खरीदोगे, अगर उसको एज अ इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदोगे। ट्रेडिंग में क्या होता है, ट्रेडिंग में आप सेम डे खरीदते हो सेम डे बेच देते हो। अगर आप ट्रेडिंग में खरीद रहे हो देन आपकी ब्रोकरेज लगेगी। लेकिन अगर यदि आपने किसी शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा है, जिसको आप ओवरनाइट होल्ड करने वाले हो, देन देयर इज नो ब्रोकरेज, जीरो ब्रोकरेज लगेगा। तो मेकिंग लॉन्ग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग चीप वाइल इंट्राडे फ्यूचर ऑप्शन, फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट के बारे में वी विल टॉक लेटर। मेरे पास जो रिक्वेस्ट आ रही है, ज्यादातर मेरी प्लानिंग ये हुई थी कि मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन पहले कराऊंगा, लेकिन अभी स्टॉक मार्केट करके स्टॉक्स की ट्रेडिंग को देखते हुए देन विल स्विच टू करेंसी ट्रेडिंग, देन लेटर ऑन विल सी दी ऑप्शन एंड फ्यूचर। तो ऑप्शन एंड फ्यूचर का पर आपका जो पर ट्रांजेक्शन होता है वो 20 रुपये लगेगा। ठीक है। प्लस अब ये वाले जो चार्जेस हैं, प्लस
स्टैंडर्ड रेगुलेटरी चार्जेस लाइक STT, एक्सचेंज फीस, जो स्टॉक एक्सचेंज है उसकी फीस है, GST भी लगती है, गवर्नमेंट कह रही है हमें भी दो, ठीक है, प्लस DP चार्जेस ऑफ 12.50 ISIN प्लस GST ऑन सेलिंग, जब सेल करते हो उस पे भी GST लगती है, प्रॉफिट में सेल करते हो उस पे भी GST लगती है। सो वो भी मैं लेटर ऑन एक्सप्लेन करूंगा कि करेंसी में हम ट्रेडिंग के लिए करेंसी को क्यों बेस्ट मानते हैं। बाकी डिसीजन सबके अपने अपने हैं, हमारा कोई फोर्स नहीं है, हमारी सिर्फ एक गाइडेंस है, ठीक है। तो इसमें चार्जेस वार्जेस रहते हैं इस प्रकार से। और ये टोटल जो है टैक्स वैक्स मिला के, जो ब्रोकर है ब्रोकर के पास 20 रुपया जाएगा खरीदने का, 20 रुपया बेचने का, ठीक है, 40 रुपया गया ब्रोकर के पास, लेकिन आपकी यही कॉस्टिंग 80 रुपए के आसपास पड़ती है। 80-90 रुपए ट्रांजैक्शन की, बाकी के गवर्नमेंट चार्जेस, एक्सचेंज चार्जेस, वो सब चार्जेस इसमें रहते हैं। इस प्रकार से हम मार्केट के अंदर खरीद और बेच करते हैं, दुनिया के अंदर बैठे हुए बायर और सेलर्स को मिलते हैं थ्रू एक्सचेंज और थ्रू ब्रोकर। ब्रोकर, उसमें ब्रोकर भी चार्ज करता है, स्टॉक एक्सचेंज भी चार्ज करती है। ये इतनी सी कहानी है। और इसी तरीके से बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर आते हैं, ठीक है। हमें मेक श्योर करना है सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर हो। सेबी रेगुलेटरी है जो पूरा स्टॉक मार्केट को देखती है, प्रोवाइड्स द ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और टर्मिनल्स। एग्जांपल जीरोधा, सबसे पहले मैंने जीरोधा यूज किया। नाउ आई एम यूजिंग धन। धन मैं इस वजह से सजेस्ट करता हूँ क्योंकि धन के अंदर ना बहुत एडवांस फीचर्स हैं, बहुत एडवांस फीचर्स, ठीक है। क्योंकि जो ETF आप देख पा रहे हो, बने बनाई आपको चीजें दिख पा रही हैं, ये सारे फीचर्स धन के ऊपर ही हैं, ठीक है। और ब्रोकर इतना अच्छे से ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मैंने जैसे यूज किया एंजल ब्रोकिंग भी यूज किया, मेरा कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, ठीक है। जीरोदा अच्छा था, मैंने अपस्टॉक यूज किया, बहुत अच्छा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा। इस तरीके से यदि आप किसी बैंकिंग का हिस्सा है, HDFC बैंक है, कोटक है, एक्सिस सिक्योरिटी है, ICICI डायरेक्ट है, तो आपका बैंक भी आपको सेम डीमैट अकाउंट ऑफर करता है। आप जो है थ्रू योर बैंक ऑल्सो यू कैन ओपन योर अकाउंट। बट मुझे उनका नहीं पता कि वो प्लेटफॉर्म कैसा है और किस तरीके से चलते हैं। द एक्सपीरियंस आई एम हैविंग वो धन के साथ है, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। इफ यू वांट टू ओपन द अकाउंट, आप डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हो, मेरे लिंक से करना है मेरे लिंक से भी कर सकते हो। तो 2 रुपए शायद उसमें से मुझे आ जाएं इन फ्यूचर, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या देखा, आप सब लोग SIP करने वाले हो, ठीक है। SIP होती है ETF में, IPO, इक्विटी डिलीवरी, क्योंकि हम इस प्लेटफॉर्म को इन्वेस्टमेंट के लिए चूज कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे तो यहाँ से कुछ भी नहीं आना है, ठीक है। बट हाँ, इन फ्यूचर आप यदि कुछ वो ट्रेडिंग वेडिंग अगर करते हो ऑप्शन वॉप्शन में, तो वो मुझे भी दिखेंगी आपकी सारी ट्रेड वेड। आप क्या, धन में ये भी अच्छा ऑप्शन है कि आप क्या कारनामे कर रहे हैं, किस प्रकार के चीजें आप इनिशिएट करते हो, तो वो सारी चीजें भी मुझे दिखाई पड़ेंगी, ठीक है। तो वो बेस्ट पार्ट है, इसलिए मैं सबको यही कहता हूँ कि भैया कि उससे खोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके तो वैसे भी ब्रोकरेज जानी जानी है ना। तो एटलीस्ट मुझे दिखता है तो मैं टोकता भी हूँ, ठीक है। ये था अबाउट द ब्रोकर। नाउ विल अंडरस्टैंड डिपॉजिटरी कौन होता है, ठीक है। वेयर योर शेयर्स आर सेफली हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। मैंने आप सब लोगों को क्या बताया था कि देखो, जब आप, आपके जो डीमेट अकाउंट होता है, 2 तरीके के अकाउंट होते हैं। एक होता है डीमेट अकाउंट, एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट। डीमेट अकाउंट के अंदर आपका कोई भी जो शेयर्स होते हैं, आप उनको ओवरनाइट होल्ड करते हो। ट्रेडिंग के अंदर आप खरीदते हो और बेचते हो शेयर्स को, ठीक है, वो ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। लेकिन अब जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो तो ब्रोकर का अकाउंट है, ठीक है। लेकिन यदि यदि आपको किसी शेयर्स को होल्ड करना है अपने पास, तो वो ब्रोकर के पास तो रख नहीं सकते, क्योंकि ब्रोकर तो प्राइवेट फर्म है। दैट शुड बी इन योर अकाउंट, तो उस पे गवर्नमेंट अपना कंट्रोल लेती है। और उसका जो डिपार्टमेंट है वो है
NSDL एंड CDSL, ये डिपॉजिटरी हैं। द एंटिटी दैट होल्ड शेयर इलेक्ट्रॉनिकली इन योर नेम इन इंडिया देयर आर टू। ये जो आपके नाम से शेयर डीमेट अकाउंट में होल्ड होते हैं ना, तो उसको पूरे को ये दो कंपनीज हैं, ये दो डिपार्टमेंट हैं इंडियन गवर्नमेंट के जो हैंडल करते हैं डीमेट अकाउंट, योर डिजिटल वॉल्ट। ठीक है, वॉलेट टाइप का जो डिजिटली है, उसके अंदर जो आपके स्टॉक होल्ड होते हैं विद द डिपॉजिटरी वेयर शेयर्स आर क्रेडिटेड व्हेन यू बाय एंड डेबिटेड व्हेन यू सेल। तो जैसे ट्रेडिंग में तो आपका अकाउंट में दिखता है ना ट्रेड, कि आपने खरीदा बेचा, दिखता तो जब आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीदते हो तब भी है, लेकिन वो एक रात के बाद आज नहीं जाएगा, वो 1 से 2 दिन का टाइम लगता है उसमें। उसके बारे में भी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। तो 1-2 दिन का टाइम लगता है। तो ये दोनों, ये जो कंपनियां हैं, ये मेक श्योर करती हैं कि जो सेलर है उसके पास पैसा पहुंच जाए, ठीक है, और जो बायर है उसके पास शेयर पहुंच जाए। ठीक है, सो यू कैन नॉट अप्रोच अ डिपॉजिटरी डायरेक्टली, यू मस्ट गो थ्रू अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट DP, एन एजेंट ऑफ द डिपॉजिटरी लाइक जीरोधा, वो हेल्प्स यू टू ओपन एंड मेंटेन योर डीमेट अकाउंट। अब पहले क्या होता था, जो ब्रोकर के हाथ में है ना, ब्रोकर के हाथ में आपका सिर्फ और सिर्फ क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट है, जिसपे आप अकाउंट पे ट्रेड करते हो। लेकिन मैंने कल भी आप लोगों को बताया कि दोनों चीजें अलग अलग होती थी। मतलब डीमेट अकाउंट अलग होता था, ट्रेडिंग अकाउंट अलग होता था। लेकिन अब जब आप किसी ब्रोकर पे अकाउंट ओपन करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपका डीमैट अकाउंट भी ओपन हो जाता है। और डीमैट अकाउंट एक पेटीएम की तरह एक वॉलेट है, जिस वॉलेट के अंदर आपके शेयर्स सुरक्षित रखे जाते हैं। जैसे मैंने कल भी एक्सप्लेन किया कि पहले टाइम में सर्टिफिकेट दिए जाते थे, आप फोन कॉल के माध्यम से शेयर खरीदते थे, भैया मेरे इतने शेयर खरीद देना, ठीक है, और वो शेयर खरीद देते थे। फिर एक्सचेंज की तरफ से आपको वो सर्टिफिकेट आता था, वो सर्टिफिकेट प्रूफ होता था कि यस यू आर होल्डिंग दैट मच ऑफ स्टॉक्स, इतने स्टॉक्स आप होल्ड कर रहे हो, वो प्रूफ होता था। ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि सारी चीज़ें डिजिटली हैं। तो ये दो कंपनियां हैं। तो और ये एक वॉलेट होता है जिसके अंदर आपके शेयर्स रहते हैं, और ये इंडियन गवर्नमेंट की देख रेख में ही काम करती हैं। ठीक है, तो जब आपने शेयर खरीद लिए, जैसे लेट से आपने शेयर खरीद लिए और ब्रोकर बंद हो गया, कुछ भी ऐसा मान लो, मतलब ऐसा कुछ होगा नहीं, लेट से कि ब्रोकर बंद हो गया, ठीक है, तो भैया ब्रोकर भले बंद हो जाए लेकिन आपके शेयर्स जहां पहुंचने थे वहां पहुंच चुके हैं। ठीक है, ब्रोकर से कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड ब्रोकर ये क्यों आई, ये दो कंपनियां क्यों आई, इसकी भी कहानी बता देता हूँ। देखो, कुछ चीजें ना लोग PPT देख के तो पढ़ा सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस से ही पता चलती हैं, टाइम से। 6 साल बीतते हैं तो। अब ये क्यों हुई, ये कंपनियां क्यों आई? पहले क्या होता था, एक PO POA साइन होता था। क्योंकि देखो लोग जो हैं, जो ट्रेड करने के लिए जाते थे, हर शहर में ब्रोकर होते थे, सब ब्रोकर उनके पास फोन करते थे कि मेरे रिलायंस के इतने शेयर खरीद देना। ठीक है जी, ऐसा ही होता था। कोई इस बात का साक्षी है, किसी ने जाना है ये सब, जो पुराने लोग हैं, पता है सबको कि ऐसे खरीद बेच होती थी पहले मार्केट के अंदर, यस सर। है ना? मेरे फादर ने लिया था रिलायंस का बहुत पहले। वेरी गुड वेरी गुड, तो ऐसी जी खरीद। सर, मैं हूँ साक्षी। अच्छा, क्या बात है। तो इस तरीके से खरीद बेच होती थी, लेकिन क्या होता था ना कि अब जब सब ब्रोकर को बेचना होता था, क्योंकि डिजिटली तो इतनी चीजें पॉसिबल थी नहीं, तो जब सब ब्रोकर को बेचना होता था ना, तो गवर्नमेंट क्या कहती थी कि आप अपने कस्टमर की इजाजत के बिना नहीं बेचोगे। ठीक है, तो वो क्या करते थे, इसका समाधान इन्होंने क्या निकाला था कि पावर ऑफ अटर्नी साइन करा लेते थे। पावर ऑफ अटर्नी इज द डॉक्यूमेंट जो अथॉरिटी देता है सामने वाले को आपके बिहाफ पे वो काम करने का। जैसे बहुत बार वकील कराते हैं, आजकल पावर ऑफ अटर्नी साइन जो होती है वो लॉयर कराते हैं,
कि आपकी कोई तारीख है कोर्ट में और आप उस तारीख पे जा नहीं सकते, तो वकील पेश होता है आपके बिहाफ पे पावर ऑफ अटर्नी का डॉक्यूमेंट लेके। सिमिलरली ये सब ब्रोकर भी करा लेते थे, और ये सब ब्रोकर क्या करते थे, फ्रॉड कर देते थे। पावर ऑफ अटर्नी उनके पास होती थी, कस्टमर से, कस्टमर बेचारे भोले भाले होते थे, ठीक है, तो ये उनसे साइन करा लेते थे। क्योंकि डिजिटली तो आप चेक कर ही नहीं सकते ना, तो ये उसमें धांधली करते थे खरीद बेच में। तो उसके बाद ये डिपार्टमेंट जो है सेट किए गए कि भैया इसका भी कुछ समाधान निकालो। तो इस वजह से अब शेयर्स जो हैं वो गवर्नमेंट के अंडर ही चले जाते हैं, ब्रोकर उसमें कुछ नहीं कर सकता। यदि आप बेचना भी चाहते हो अपने शेयर्स को, जैसे आपके पास इन्वेस्टमेंट में शेयर आ गए और आप उन्हें होल्डिंग बना लिया, आप उन शेयर्स को बेचना चाहते हो, तो ये जब आपके पास जो ओटीपी आएगा ना, जब आप अलाउ होगा वो, ठीक है, तो वो ओटीपी आपको एनएसडीएल एंड सीडीएसएल की तरफ से आता है कि ब्रोकर के पास तो रिक्वेस्ट चला गया, कि ब्रोकर को पता लग गया कि ये बेचना चाहता है, ठीक है, लेकिन मेक श्योर करना पड़ेगा कि हाँ सच में, जैसे एक्सचेंज है, एक्सचेंज के थ्रू ब्रोकर, धन ब्रोकर के थ्रू एक्सचेंज के पास ऑर्डर पहुंच गया कि भैया ब्रोकर के थ्रू ये बेचना चाहता है। लेकिन जब सारा कंट्रोल ब्रोकर के हाथ में है, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यार ब्रोकर खुद ही बेच रहा हो, क्योंकि बहुत सारे ब्रोकरों ने प्रीवियस टाइम में बहुत तरीके की धांधलियां की, लोगों के शेयर इधर से उधर खिसकाए हैं, ठीक है। लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए डिपार्टमेंट सेट किया गया था। अब जब ब्रोकर की रिक्वेस्ट गई है ना वहां पे, तो क्या होता है, जो एनएसडीएल और सीडीएसएल जो डिपार्टमेंट है, वो एक ओटीपी भेजता है किसको, वो जो सारा प्रोसीजर होता है ना उसमें से ब्रोकर को साइड में कर देते हैं। बायर और स्टॉक एक्सचेंज के बीच की बात है अब ये, ठीक है, उसको आउट कर देते हैं। तो ये एक कहानी है, ठीक है, तो ये एक दो डिपार्टमेंट है जो करते हैं। देन आ जाता है आपका बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। यार मैं बैंकिंग सिस्टम तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, बट इसको मैंने अपडेट करना रह गया। बैंक का क्या काम होता है, बैंक आपका लिंक होता है, जितनी भी आप लेन देन करते हो ना, तो वो थ्रू आपका बैंकिंग सिस्टम होता है। आप आधार कार्ड से आपका जो जो बैंक लिंक हो वहाँ पे वो होना शुरू हो जाता है। जो सा बैंक आपको अटैच करना होता है, यू कैन अटैच दैट बैंक, आप उस बैंक को अटैच कर सकते हो, ठीक है। नाउ ये जो क्लियरिंग कॉरपोरेशन है, ये सब जो है हम लोग विल डिस्कस टुमारो, ठीक है। तो क्योंकि ये लंबा हो जाएगा, और इसके अंदर शायद है तो इसमें कुछ नहीं, ठीक है, बट वो वाली कहानी चलो मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगा, ठीक है। ऐसे तो कुछ कंपलसरी भी नहीं है बताना उतनी सब, बट मैं ये चाहता हूँ कि यार सीख रहे हो ना एक बार तो अच्छे से सीखो। मैं ये जितनी बातें आपको सिखा रहा हूँ ना, इनका ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट में कोई यूज नहीं है, ठीक है। लेकिन जब इस फील्ड में आए हो, तो फिर यार अच्छे नॉलेजेबल वाले बनो, कि किसी से बातचीत भी करो तो सामने वाले को लगे कि हाँ भाई वाकई में बंदे को नॉलेज है या सीखा है कहीं से, ठीक है। क्योंकि ये वो खरीदना बेचना तो हर कोई बता ही रहा है, मेरी आदत है हमेशा डीपली डीपली एक्सप्लेन करें चीज़ों को, है ना। तो इंश्योरिंग ट्रेड सेटलमेंट इज अ सेफ एंड गारंटेड। अब ये दो डिपार्टमेंट हैं, ये वाले डिपार्टमेंट क्या करते हैं कि होली और, जैसे किसी ने कहीं से खरीदा बेचा, ठीक है, तो काउंटर पार्टी गारंटी होता है की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट्स एज द सेंट्रल काउंटर पार्टी टू एवरी ट्रेड, ensuring that if a buyer or seller defaults the other party is protected। मेक श्योर करते हैं कि जो खरीद बेच हुई है ना, वो पैसा और शेयर्स इधर से उधर सेफली ट्रांसफर हो गए हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोई घर पे तो पकड़ाने नहीं आ रहा है, कोई सब्जी तो है नहीं आपने कि ऑर्डर कर ली और वो घर पे आ जाएगी और मेक श्योर करोगे। तो ये वाला डिपार्टमेंट है, ये पूरा सेटलमेंट देखता है, एंश्योर्स द स्मूथ एंड एक्यूरेट प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग शेयर्स टू द बायर्स डीमेट अकाउंट एंड मनी टू द सेलर्स बैंक अकाउंट, ठीक है। ये दो कंपनियां हैं अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज की, ठीक है। जो NSCCL है, ये अलग है, अलग स्टॉक एक्सचेंज का है।
बीएससी का है और एनएससी का है आईसीसीएल। ठीक है, तो ये कंपनी है इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये शेयर्स का पूरा ये क्लियर करता है, और इनको भी जो पैसा है उसी 40 रुपए में से मिलता है। ठीक है जी। ये एआई ने यहाँ पे मेरी फोटो बना के लगाई है, इसने ज्यादा स्मार्ट बना दिया मुझे इतना। समरी एंड की टेकअवेज। ब्रोकर क्या क्या पढ़ा आज की क्लास में? ईच ब्रोकर योर मार्केट एक्सेस पॉइंट। ब्रोकर के थ्रू आप मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, एसआईपी कर सकते हो। ठीक है, वो ब्रोकर के थ्रू कर सकते हो। डिपॉजिटरी वाया डीपी, योर सिक्योरिटी। ठीक है, डिपॉजिटरी क्या मेक श्योर करते हैं कि आपके डीमैट अकाउंट में आपके शेयर आगे, और एक तरीके का वॉलेट है, जैसे पेटीएम में पैसे रखते हैं ऐसे ही डीमैट अकाउंट में शेयर्स रखते हैं। बैंक योर फंड ब्रिज, जितना भी आप पैसे का लेन देन करोगे वो सारा अपने बैंकिंग अकाउंट से करोगे, जो भी आपका बैंक होगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई क्वेश्चन मत करना। बहुत सारे लोग मैसेज करके पूछते हैं सर ये सेफ तो है ना, ये बैंक मांग रहा है, अरे भाई सेफ है तभी तो रिकमेंड किया है। ठीक है, और इतना सब ज्ञान मिल गया है अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियरिंग कॉरपोरेशन योर ट्रांजैक्शन गारंटर। ठीक है, ये क्लियरिंग कॉरपोरेशन बीच में एक एज अ गारंटर आता है कि भाई मैं देख रहा हूँ कि सही सलामत शेयर आपके वॉलेट में आ जाए, पैसा इधर से उधर चला जाए। ठीक है, while you directly interact mostly with your broker and bank, this entire system works in the background to make बंद क्या investment हुआ? secure, efficient and trustworthy under the overall supervision of सेबी। सेबी के सुपरविजन में ये सारे के सारे आए कहाँ, काम। यहीं से थे? हैं? वीओजी, चलो मैं म्यूट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें मेक श्योर करते हैं ये वाले डिपार्टमेंट। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्लास में विल एक्सप्लेन कि व्हाट इज ट्रेडिंग, ट्रेडिंग होता क्या है, और ट्रेडिंग से कैसे पैसा बन सकता है। ट्रेडिंग का एक ही रूल है, कम में खरीदना है ज्यादा में बेचना है। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट का भी एक ही रूल है कि कम में खरीदना है ज्यादा में बेचना है। तो हमारी जो सारी स्टडी है वो इसी टॉपिक के बारे में है। अभी हमने ये रेगुलेटरीज के बारे में पढ़ा, विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक्स, है ना, टुमारो कल हम और नए टॉपिक्स देखेंगे। और इस तरीके से सबसे पहले शेयर्स का हम इस वजह से कर रहे हैं क्या, क्योंकि ताकि आप लोग एट द वेरी सेम टाइम डिफरेंट डिफरेंट शेयर्स पे भी सेम चीजें एप्लीकेबल करो। ठीक है, करके उनको देखो ताकि अच्छे इन्वेस्टर भी बनो। ठीक है, तो डेफिनेटली आप लोगों को क्या करना है कि जो जिन लोगों को नॉलेज हो चुकी है ऑलरेडी, जो मार्केट में हमारे साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो आप लोग ना धीरे धीरे शेयर्स पे भी पकड़ बनाना शुरू करो। मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, वो बताऊंगा कि कैसे करके, क्योंकि यहाँ पे हम जब ट्रेडिंग होता है, ट्रेडिंग में हम 5 मिनट की कैंडल पे पूरा एनालिसिस करते हैं, वहां पे थोड़ा सा हम बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे और मार्केट को देखेंगे कि कैसे हम इन्वेस्टर बने रह सकते हैं। ठीक है जी, सो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो वो मेरे से आप पूछ सकते हो। अभी के लिए मैं क्लास की रिकॉर्डिंग जो है यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।